Start. Students, I am Rajesh Gudia, Assistant Professor of Mechanical Engineering Department of Silli Polytechnic. Today I am going to teach you the challenge. What are the challenges for the business? How to develop the business? ये चीज हम study करेंगे for the third year mechanical students. Okay, so let's start. First of all, जो मैं previous class में हम जो दिखाए थे, that is the role model of the total quality management. पिछला class जो मेरा वीडियो था, पिछला जो क्लास का लेक्चर था, वो था मेरा TQM का मॉडल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मॉडल के ऊपर मेरा क्लास बनाया गया था, राइट? आज का जो चीज है, आज है व्हाट हाउ वी डेवलप द बिजनेस. एक बिजनेस को डेवलप करने के लिए, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए व्हाट आर द चैलेंजेस वी हैव टू फेस in any type of industry, any type of business. If we want to start some new entrepreneur or new entrepreneurship, that time what are the challenges we have to face? About that I will discuss in this class, right? So first of all, you can see the diagram. There is a business, okay? That business is related to the customer satisfaction. That business is related to the national and international legislation. That business is related to the interest of shareholders. That business is related to the national and international competitions, technical innovations, cost of management, national and international economics, and the last one is the environmental conservation, right? तो कोई भी मैनेजमेंट को, अगर कोई भी बिजनेस के ऊपर अगर फोकस करना है, बिजनेस को अगर डेवलप करना है, तो उसको बहुत सारा चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, first point is cost of rejection. Cost of rejection. Second point is scrap. Third point is rework. And fourth point is warranty claims. Now I will ask a question. You guys will give me the answer. These 4 points are written here: cost of rejection, scrap, rework, and warranty claims. ये 4 point किस लिए जरूरत है? Can anybody explain in details? ये 4 point में कोई भी एक point को उठा के मुझे बता दो कि ये क्यों जरूरत है. What is the need? कोई भी मुझे उठा के बोल दो मुझे, जो तुम लोग समझ में आ रहा है. ये 4 पॉइंट को देख के जो समझ में आ रहा है. सॉरी, एनीवन, कौन बोलेगा? बताओ, बोलो. शिवम बोलो. शिवम, शुभजीत, विजय बोलो. कोई बोलो. रुद्रा, आनंद, अश्विनी, जिशन. सर बोलो. हेलो. हाँ बोलो, सुनाई दे रहा. बोलो सर, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग गलत हो गया तो वो बर्बाद ना हो जाए, इसके लिए हम लोग ये सब पॉइंट्स में ध्यान देते हैं. स्क्रैप, रीवर्क वगैरह करते हैं. ओके, इट्स 30-40% राइट है, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब मैं थोड़ा बताऊंगा कि why these things are required. First of all, cost of rejection. Who reject the product? कौन प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकता है? Is it the customer or is it the industry? Customer सर. तो जब मैं कोई प्रोडक्ट को कंपनी से मैं बाहर मार्केट में छोड़ रहा हूँ, लॉन्च कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट को, तो और वो प्रोडक्ट अगर मेरा कस्टमर रिजेक्ट किया, तो उस रिजेक्ट करने के लिए मेरा जो पैसा खर्चा हुआ या जो मेरा जो इन्वेस्टमेंट बर्बाद हुआ, क्योंकि मुझे वो कस्टमर में भी वो प्रोडक्ट में भी एक कस्टमर रिजेक्ट कर सकता है, वो प्रोडक्ट में भी 2 कस्टमर रिजेक्ट कर सकता है, या वो प्रोडक्ट में भी होल कस्टमर रिजेक्ट कर सकता है. तो वो जो रिजेक्शन के लिए जो मेरा इन्वेस्टमेंट जो भी खराब हुआ, जो भी मेरा प्रॉब्लम्स हुआ, जो भी मेरा लॉसेस जाएगा, that is called the cost of rejection. ठीक. स्क्रैप, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि जो मेरा रॉ मटेरियल आ रहा है, अगर मेरा रॉ मटेरियल आ रहा है 5 kg और उसको जब मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम पे
अगर वो 5 kg का रॉ मटेरियल से मेरा 30 गो प्रोडक्ट निकल रहा है, लेकिन साथ में 1 kg का स्क्रैप मेरा निकल जा रहा है, तो इसमें मेरा प्रॉफिट है या लॉस है? मतलब बेसिकली मेरा सवाल ये है कि स्क्रैप मेरा ज्यादा होने से कंपनी का प्रॉफिट है या स्क्रैप मेरा कम होने से कंपनी का प्रॉफिट? कम होने से सर। कम होने से सर। कम होने से, कम होने से इसलिए प्रॉफिट है। देखो अभी अभी का सिस्टम में हमेशा हर एक इंडस्ट्री जो भी स्क्रैप मटेरियल निकलता है अभी क्या करता है, वही स्क्रैप मटेरियल को फिर से रिसाइकल करके फिर से प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो अगर मेरा 5 kg का अगर रॉ मटेरियल है और अगर 5 kg का रॉ मटेरियल से अगर मेरा 30 को प्रोडक्ट निकल रहा है, कोई इंडस्ट्री उस 30 को प्रोडक्ट में उसको 500 ग्राम का स्क्रैप हो रहा है, कोई इंडस्ट्री को 30 को प्रोडक्ट में 1 kg का स्क्रैप हो रहा है, तो जो कंपनी को 500 ग्राम का स्क्रैप निकल रहा है वो दैट कंपनी विल बी मोर प्रॉफिटेबल, बिकॉज इसको तो क्योंकि जब मैं रॉ मटेरियल से जो मैं सामान बना रहा हूँ वो रॉ मटेरियल 5 kg रॉ मटेरियल खरीदने में मुझे मोटा मोटी 500 रुपया देना पड़ा, 500 रुपीज देना पड़ा। उसके बाद उसके ऊपर लेबर चार्जेस, उसके ऊपर मशीन का काम कर रहा है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी मेरा बिल जा रहा है, मशीन का खर्चा पड़ रहा है, राइट, मोबिल जा रहा है, कूलिंग ऑयल कूलेंट जा रहा है, मशीन ऑयल जा रहा है, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर देयर, राइट। तो वो 500 रुपया रॉ मटेरियल के साथ अगर मैं और भी 200 रुपया अगर मैं ऐड करता हूँ तो 700 रुपया मेरा 30 को प्रोडक्ट बनाने में खर्चा हो रहा है। तो 30 को प्रोडक्ट बनाने में मेरा 700 रुपया खर्चा हो रहा है, और अगर वही 5 kg रॉ मटेरियल से मेरा अगर 1 kg स्क्रैप निकल जा रहा है जिसका पैसा बेसिकली मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो मेरा लॉस है। अगर मैं वही 1 kg स्क्रैप मटेरियल से और 500 ग्राम मटेरियल को अगर मैं यूज कर सकता हूँ, और अगर मैं मेरा 500 ग्राम स्क्रैप मटेरियल अगर रहता तो शायद मेरा वो जो प्रॉफिटेबल, जो अगर मैं उस प्रोडक्ट को बेच के जो मेरा प्रॉफिट आता वो प्रॉफिट मेरा शायद ज्यादा होता। तो ये स्क्रैप मटेरियल मेरा जितना भी रिड्यूस कर सकते, जितना भी कम होगा उतना मेरा बिजनेस में प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट इज रीवर्क। रीवर्क हम मैंने पहले कहा, बहुत ऑफलाइन क्लास में बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीवर्क? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीवर्क? सर एक ही कोई भी प्रोडक्ट को फिर से बनाना सर, कोई भी प्रोडक्ट को सर फिर से कोई भी डेवलप प्रोडक्ट करना को सर उसको। प्रभाकर हाँ सर। कोई भी प्रोडक्ट को फिर से बनाना, क्यों फिर से बनाना पड़ता है? उसमें अगर कोई डिफेक्ट आया होगा तो सर। उसमें अगर कोई डिफेक्ट आया होगा, अगर कोई भी प्रोडक्ट में डिफेक्ट आता है प्रभाकर, तो वो डिफेक्ट किसके लिए आ रहा है? कस्टमर के लिए सर। ना, कोई भी प्रोडक्ट में जो डिफेक्ट आ जाता है वो प्रोडक्ट बनाता कौन है? कंपनी, इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो वो प्रोडक्ट में जब डिफेक्ट आ रहा है तो वो डिफेक्ट के वजह से जो रीवर्क करना पड़ेगा, वो रीवर्क फिर से कौन रीवर्क करेगा उस प्रोडक्ट के ऊपर? कंपनी करेगा सर। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कंपनी इज अ होल सेगमेंट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक वर्क पीस के ऊपर या एक ही प्रोडक्ट के ऊपर अगर दोबारा काम करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जिस टाइम वो रीवर्क करने में लग रहा है, शायद अगर रीवर्क नहीं करना पड़ता तो उस टाइम में दूसरा कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर होता। हमें राइट और रॉन्ग? यस सर। तो दूसरा प्रोडक्ट जब प्रिपेयर होता है, देखो रीवर्क करने की वजह से सेम प्रोडक्ट के ऊपर काम करना पड़ रहा है, तो मुझे वो प्रोडक्ट बेच के उतना ही मुनाफा होगा जितना रीवर्क नहीं करके जो प्रोडक्ट मेरा पहले अगर डिफेक्ट अगर उस प्रोडक्ट में नहीं होता और उसको मैं बेचता तो मुनाफा मेरा उतना ही होता। लेकिन जब रीवर्क करने गए तो वो प्रोडक्ट में रीवर्क करना पड़ रहा है, लेकिन अगर रीवर्क नहीं करता तो शायद उस टाइम में जो टाइम मुझे रीवर्क करने लग रहा है उस टाइम में मैं दूसरा कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर करता और उसको बेच के शायद ज्यादा मैं प्रॉफिट कमा सकता। तो हमेशा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ध्यान देना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट मेरा प्रिपेयर हो रहा है वो प्रोडक्ट में मेरा रीवर्क नहीं। लास्ट पॉइंट इज द, या बोलो, बोलना है कुछ सर जो प्रोडक्ट बन, हाँ बोलो। जो प्रोडक्ट बन चुका है सर, अगर उसमें रिवर्क नहीं करेंगे तो कंपनी का वैसे भी तो लॉस हो जाएगा उस प्रोडक्ट में जो खर्चा किया। मैंने वही बताया कि मान के चलते प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी हैज द सेम कैटेगरी, सेम प्रोडक्ट, बोथ आर द सेम प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जब वो निकला
निकलने के बाद जब क्वालिटी सेल में गया, क्वालिटी क्यूसी डिपार्टमेंट में गया, तो इसमें आ गया है डिफेक्ट, इसमें आ गया है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं था, ठीक है, नो डिफेक्ट। अब इसको क्यूसी अब फिर से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे भेजा रिवर्क करने के लिए, रिवर्क करने के लिए। तो ये जो रिवर्क करने के लिए अगर मुझे 1 आवर टाइम लगता है, तो ये 1 आवर अगर ये प्रोडक्ट डिफेक्ट नहीं होता तो इसमें रिवर्क नहीं करना पड़ता, तो ये 1 आवर रिवर्क में खर्चा नहीं होता, ये 1 आवर में शायद प्रोडक्ट सी निकलता। तो ये रिवर्क के लिए पैसा, मनी, एक्सपेंडिचर मोर, ये सी प्रोडक्ट भी इस रिवर्क के वजह से ये सी प्रोडक्ट बन नहीं पाया, तो मनी इसमें भी नहीं आया, एक तो पैसा लग गया, दूसरे से पैसा नहीं आया, लॉस टोटल कंपनी। और अगर ये रिवर्क नहीं करना पड़ता, मतलब अगर ये डिफेक्ट ही नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर इसको सही बनाता तो डिफेक्ट नहीं होता, तो रिवर्क नहीं करना पड़ता, तो टाइम बचता, और उसी टाइम से सी प्रोडक्ट बनता, तो ए प्रोडक्ट से भी मनी इनकम, सी प्रोडक्ट से भी मनी इनकम। है भाई क्लियर प्रभाकर? हाँ सर, समझ में आया ना? सो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हमेशा ध्यान देना पड़ना चाहिए कि मेरा कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में प्रिपेयर होके बाहर जा रहा है, क्वालिटी रिसेल में जा रहा है, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। डिफेक्ट हो जाएगा तो मुझे उसके ऊपर फिर से रिवर्क करना पड़ेगा। अब द लास्ट पॉइंट इज वारंटी क्लेम्स। अब वारंटी क्लेम कौन करता है? स्टूडेंट, कस्टमर सर। कस्टमर वारंटी क्लेम करता है। तो वारंटी क्लेम, इज इट द गुड थिंग फॉर द इंडस्ट्री और द बैड थिंग फॉर द इंडस्ट्री? बैड थिंग सर। बैड थिंग। व्हाई इट्स अ बैड थिंग? बिकॉज कि अगर मैं एक प्रोडक्ट मार्केट में बेचा, मैंने इसमें वारंटी दिया कि अगर भैया 1 साल के अंदर ये प्रोडक्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, एग्जांपल ले लो इन्वर्टर का बैटरी, इन्वर्टर का बैटरी में आज के दिन पहले 3 साल का वारंटी टाइम दिया जाता था, अभी इन्वर्टर का बैटरी में 2 साल का वारंटी टाइम दिया जा रहा है। तो वो 2 साल के अंदर अगर बैटरी में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कंपनी विल पे फॉर दैट, और आई मीन आज के दिन में पे नहीं होता तो कंपनी विल रिप्लेस दैट और कंपनी विल सर्विस दैट। ओके, तो अगर वो 2 साल में मैंने एक बैटरी खरीदा और मेरा 2 साल के अंदर वो बैटरी जो मेरा है वो बैटरी मेरा खराब हो गया, जो 2 साल के अंदर वो बैटरी मेरा खराब हो गया, तो खराब हो गया मतलब वो बैटरी सही ढंग से बैकअप नहीं दे पा रहा। इन्वर्टर का काम है लोड शेडिंग के टाइम पे बैकअप देना, करंट का बैकअप देना, करंट देना, राइट? तो वो बैकअप बैटरी के थ्रू से दिया जाता है। तो बैटरी सही ढंग से पहले अगर 16 घंटा 18 घंटा बैकअप देता था, तो अभी शायद 8 घंटा बैकअप दे रहा है। तो मैंने क्या किया, वारंटी कार्ड को यूज किया, वारंटी कार्ड को यूज करके जो कोई भी जो भी कंपनी एबीसी कोई भी कंपनी में मैंने एक दिया, मैंने कंप्लेन दिया, और वो लोग क्या किया, वो लोग मेरा बैटरी को आके रिप्लेस किया। जब मैं देखो 2 ऑप्शन हो सकता है, या तो वो रिप्लेस करेगा या तो वो सर्विस करेगा। तो जब वो रिप्लेस करेगा इसका मतलब ये जो मेरा खराब बैटरी, जब बैटरी में कोई प्रॉब्लम हुआ है तभी जाके वो रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि अगर वो रिप्लेस नहीं करेगा तो ये वारंटी टर्म्स का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बट दिस वारंटी टर्म्स गिव बाय द कंपनी, तो अगर वो रिप्लेस नहीं करेगा तो वारंटी टर्म्स का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो उसको रिप्लेस करना पड़ा। रिप्लेस करना पड़ा मतलब वो देखा कि इस बैटरी में सच में कुछ प्रॉब्लम अराइज हुआ है, इसलिए कंपनी को एक नया बैटरी देना पड़ा। नया बैटरी देने के लिए उसको कोई कस्टमर से वो कोई पैसा डिमांड नहीं कर सकता है, तो उस कंपनी का कहाँ लॉस हुआ? पहला बात है, कंपनी इसको बेच के कमाया था 20,000 रुपया, इसको बेच के कमाया था 20,000 रुपया, सॉरी वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, इसको बेच के कमाया 20,000 रुपया कंपनी। उसके बाद 2 साल के अंदर ये खराब होने की वजह से और एक 20,000 का, जिससे और एक बैटरी कस्टमर को प्रोवाइड किया। जो बैटरी शायद दूसरा कोई नया कस्टमर को अगर देता तो शायद 20,000 का प्रॉफिट होता या 20,000 का टर्नओवर होता। जब वारंटी पीरियड में नया बैटरी कस्टमर को देना पड़ा, एग्जिस्टिंग कस्टमर को देना पड़ा, ये 20,000 का घाटा हुआ। प्लस ये जो बैटरी है, ये बैटरी पुराना बैटरी अपने पास लाया
और ये बैटरी के ऊपर फिर से रीवर्क करना पड़ा। जब रीवर्क करना पड़ा तो रीवर्क में खर्चा पड़ा, प्लस अपना ये 20,000 रुपया लॉस हुआ। तो इसीलिए हमेशा कंपनी ये वारंटी इसको देना पड़ता है, जिससे रूल्स एंड रेगुलेशन में आता है वारंटी। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम देख नहीं सकते, उसका इंटरनल कंडीशन हम देख नहीं पाते, सिस्टम खरीदते उसका भी एक वारंटी रहता है, बैटरी खरीदते वारंटी रहता है, इन्वर्टर खरीदते वारंटी रहता है। क्यों? क्योंकि उसका इंटरनल जो कॉन्फ़िगरेशन है, इंटरनल चीज हम देख नहीं पाते, राइट। तो इसीलिए कस्टमर को एक वारंटी दिया जाता है कि ठीक है आप लेके जाओ, अगर खराब होता है तो आई विल रिप्लेस दैट और आई विल सर्विस दैट, और अगर नहीं खराब होता है एक सर्टेन टाइम के अंदर, तो दैट टाइम उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आई विल नॉट गिव यू द ऑप्शन। ठीक है, तो ये वारंटी पीरियड अगर वारंटी कोई कस्टमर अगर डिमांड करता है तो इसमें भी कंपनी का लॉस है। रिप्लेसमेंट बोला, अगर मान के चलो कि ऐसा उतना भी मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मेजर इशू नहीं हुआ है, ओनली स्मॉल इशू है, तो कंपनी को एक सर्विस का पर्सन को कस्टमर का घर भेजना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी बहुत हेवी है, तो बैटरी तो उठा के कस्टमर को दुकान में लेके नहीं जाएगा, बैटरी बहुत ज्यादा भारी होता है, तो इसमें घर में आना पड़ता है सर्विस पर्सन को। अब सर्विस पर्सन को बाइक का तेल का खर्चा, सर्विस पर्सन को आना जाना खर्चा, खाने का खर्चा, उसको आके यहाँ पे वो काम कर रहा है, उसका जो भी उस दिन का जो भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो भी है, वो कौन दे रहा है, कौन रीइंबर्स कर रहा है, वो कंपनी रीइंबर्स कर रहा है। तो कंपनी को बेसिकली वारंटी का, अगर कोई कस्टमर अगर वारंटी क्लेम करता है तो कंपनी का बेसिकली लॉस होता है। तो इसीलिए कोई भी बिजनेस को पहला बात आगे बढ़ाने के लिए कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन घटाना होगा, स्क्रैप मटेरियल रिड्यूस करना होगा, रीवर्क एकदम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रीवर्क करेगा तो बेसिकली लॉस होगा ना, और कंपनी क्यों मैं लॉस करूंगा। और वारंटी क्लेम जितना भी कस्टमर से कम आता है, तब इसका अगर कम आता है तो ये 4 पैरामीटर जितना कम होगा उतना बिजनेस अपग्रेड करेगा। Am I clear everyone? Am I clear? yes sir. यस सर। Okay. So अगर क्वेश्चन, अब देखो ये बेसिकली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, बेसिकली कॉन्सेप्ट है, एथिक्स है, बिजनेस एथिक्स है। हम अगर आज के दिन में 3 साल बाद मैं इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद अगर मैं कोई नया एंटरप्रेन्योरशिप खोलना चाहता हूँ, ठीक है, शायद तुम आजकल एक टेलीविजन में एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है शार्क इंडिया, कोई देखते हो क्या? कोई देखते हो ये प्रोग्राम शार्क इंडिया? देखते हो प्रभाकर? यस सर, यस सर। नहीं शार्क सर। इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, देखो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ 5 पर्संस आर देयर, दे आर द बिग फिश ऑफ द समुद्र या सी, बिग फिश ऑफ द बिजनेस। उन लोगों के पास बहुत बिजनेस का पैसा है, they want to give the investment, they want to give you the investment, but वो उस जगह में इन्वेस्टमेंट करता है जहां पे उसको लगता है कि 5 साल बाद वो प्रॉफिट कर पाए। तो इसीलिए शार्क इंडिया का जो प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा, जैसे इंडियन आइडल हो रहा है, वहां पे गाने का कंपटीशन हो रहा है, डांस इंडिया डांस हो रहा है, गाने का कंपटीशन हो रहा है। शार्क इंडिया में क्या हो रहा है? शार्क इंडिया में वेरियस पर्सन दे आर गिवन देयर कॉन्सेप्ट कि हाउ टू ग्रो देयर बिजनेस। कोई उस दिन मैं देख रहा था, 2 लेडी आई थी, 2 लेडी शायद कोई पिकल मतलब समझ रहे हो, अचार, राइट। तो पिकल का अपना घर में पिकल बनाया, उस पिकल को एक डब्बा में डाला और वो डब्बा को एक अपना ब्रांड वैल्यू दिया, अपना कंपनी का अपना एक प्रोडक्ट का ब्रांड वैल्यू दिया। कैसे? जैसे कैमलिन का प्रोडक्ट होता है, लेनोवो का प्रोडक्ट होता है, वॉस्ट्रो का कंप्यूटर होता है, डेल का कंप्यूटर होता है, वैसे वो पिकल का भी अपना एक ब्रांड नाम दे दिया और उस नाम को, उस चीज को वहां पे शार्क इंडिया में रखा कि मैं भाई इसका बिजनेस करना चाहता हूँ और मैं इसको पूरा इंडिया में मैं इसको स्प्रेड आउट करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। और वहां पे जो बैठा हुआ था वो इन्वेस्टमेंट किया उस पे, कोई 5 लाख, कोई 50 लाख करता है, कोई 70 लाख करता है, कोई 1.5 करोड़ करता है, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट किस बेसिस पे? अगर कोई शर्ट मतलब बेसिकली रिटेल शॉप जैसे लाइक क्या बोलते हैं क्लॉथ्स के ऊपर अगर बिजनेस करना चाहता है, टोपी, गॉगल्स, सनग्लास, वॉच, जैकेट, इसके ऊपर अगर कोई नया चीज बिजनेस करना चाह रहा है, मतलब अपना अपना जगह में बनवाएगा, अपना ब्रांड वैल्यू देगा, अपना नाम लगाएगा और उसको मार्केट में बेचेगा।
इस तरीके से हर एक छोटा छोटा एंटरप्रेन्योरशिप धीरे धीरे लार्ज इंडस्ट्री में कन्वर्ट होता है। तो दिस इज, ये कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप को, कोई भी छोटा बिजनेस को अगर बढ़ना है तो हम लोग को हमेशा ये चीज में फोकस करना है, ये चीज को फोकस करना है। ये चीज जितना कम होगा तो हम लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप खोल सकते हैं, हम लोग एक बिजनेस कर सकते हैं। और एक इंजीनियर को हमेशा दूसरे की जगह में नौकरी से ज्यादा बिजनेस करना बहुत जरूरी है। अगर वो बिजनेस करता है, अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप चलाता है, तो वो अपने खुद का कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है। अगर वो खुद का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा है, दूसरी जगह में नौकरी करे, वहां पे भी खुद का कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है। खुद का बिजनेस अगर करते हो तो देयर यू आर द किंग, और अगर उस बिजनेस को डेवलप कर पाते हो देयर यू आर द किंग। लेकिन दूसरी जगह में नौकरी करोगे, यू आर नॉट द किंग। सो नाउ डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से आपका बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट को, शार्क इंडिया प्रोग्राम में ऐसा नहीं कि आप अपना प्रोडक्ट को लेके जाना है, अपना कॉन्सेप्ट भी दे सकते हो। आपका कॉन्सेप्ट अगर दैट कॉन्सेप्ट इज प्रेफर्ड और अट्रैक्टेड बाय द जजेस, देन जजेस विल इन्वेस्ट इन। तो जो भी है, मैं थोड़ा सा उस टॉपिक में बात कर रहा हूँ। तो नाउ दिस आर द पॉइंट। किसमें देता है सर? हाँ, कौन सा चैनल में देता है? ये आप तुम्हारा बहुत सारा कलर्स वलर्स में भी देता है, ठीक है, कलर्स बोल कर जो चैनल आता है उसमें भी देता है, और सोनी पे देता है सर। हाँ, सोनी पे भी देता है यार। तो वो सब चैनल, वो सब में देखना, ठीक है। देखने से समझ में आएगा कि वहां का जो कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। जो आता है वो इंजीनियर्स नहीं है, दे आर द नॉर्मल पीपल, दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू ग्रो देयर बिजनेस। क्योंकि आज के दिन में इंडिया में 133 करोड़ जनता को सब चीज चाहिए। कस्टमर, अगर सोचोगे कि कस्टमर है तो कस्टमर बहुत है, अगर सोचोगे कि कस्टमर नहीं है तो कस्टमर है नहीं, कहीं बहुत है। बस यू हैव, तुमको अपना मुंह चलाना है, कैसे कस्टमर को कन्विंस करना है, दैट इज ऑन यू। अगर आप कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो तो जीत आपका है, अगर कस्टमर को कन्विंस नहीं कर सकते तो जीत आपका नहीं, ठीक है। तो आप अपना इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के बारे में भी सोच सकते हो कि मैं कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को ऐसे करके एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता हूँ। बिजनेस इज एवरीथिंग, आप बिजनेस से बहुत कुछ कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हिच इज व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द बिजनेस। एक बिजनेस करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस लेना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे देखो बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ है, नेशनल इंटरनेशनल लेजिस्लेशन, बहुत बड़ा बड़ा टर्म्स है, इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, इंटरनेशनल कंपटीशन, टेक्निकल इनोवेशन, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल कंसर्न, बहुत बड़ा बड़ा टर्म्स। लेकिन मेन जो मुद्दा है भाई, मेरा प्रोडक्ट या कस्टमर खुश हुआ मेरा प्रोडक्ट से, अगर कस्टमर खुश हुआ मेरा प्रोडक्ट से, देन वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी केस, एवरी टाइम कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज रिक्वायर्ड। अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम लोग नहीं कर पाते तो कोई बिजनेस आगे नहीं बढ़े। तो फर्स्ट जो चैलेंज है, दैट चैलेंज इज, एंड द क्वेश्चन सेमेस्टर में जो क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द चैलेंजेस फॉर द बिजनेस, और ब्रीफली एक्सप्लेन द पैरामीटर्स फॉर द चैलेंजेस ऑफ द बिजनेस। तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना होगा और उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको प्रोडक्ट जो दे रहे हो वो प्रोडक्ट गुड क्वालिटी का होना चाहिए, वो प्रोडक्ट कस्टमर को यूज करना जानना चाहिए, जिसके लिए आप कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हो, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हो, जो मैं पिछला क्लास में बताया था, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम करोगे तो कस्टमर जान पाएगा कि आप जो प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहे हो वो प्रोडक्ट कस्टमर किस तरीके से उसको यूज करेगा। वॉशिंग मशीन दे रहे हो कस्टमर को, कस्टमर वॉशिंग मशीन यूज करना जानता ही नहीं है, या सिर्फ जानता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोता है, तो 5 लीटर का वॉशिंग मशीन में 20 को कपड़ा डाल दिया, उसके बाद उसका मोटर घूमना बंद कर दिया, मोटर खराब हो गया, मोटर जल गया, वॉशिंग मशीन कंपनी का नाम बर्बाद हो गया, हो सकता है। क्योंकि वेरियस कस्टमर, हर कस्टमर तो उस तरीके का लेवल का नॉलेजेबल नहीं होता है कि जो भी मेरा प्रोडक्ट आएगा वो मैं यूज कर पाऊंगा। तो कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम करो, एडवर्टाइजमेंट करो, हैंडबुक दो उसको कि आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है, आपका जो आपके पास जो मेरा कंपनी का प्रोडक्ट जा रहा है, वो प्रोडक्ट का यूज करने का तरीका ये, वो प्रोडक्ट यूज करने के टाइम पे खराब नहीं होना चाहिए, इसका वारंटी आपको देना चाहिए। आप अगर वारंटी देते हो तो कस्टमर आप में ज्यादा अट्रैक्टेड होगा। देखिए ये दैट इज वेरी कंट्रोवर्शियल पॉलिसी। पहला बात है, मैंने बोला कि वारंटी क्लेम सबसे कम होना चाहिए, और दूसरा बात मैं ये भी बोल रहा हूँ कि कंपनी को वारंटी देना चाहिए।
क्योंकि कस्टमर होता है बहुत डरपोक। कस्टमर सोचता है तो मैं पैसा निकालूंगा, पैसे से मैं सामान खरीदूंगा, अगर वो गलत हो जाएगा तो वो खराब हो जाएगा तो कौन देखेगा। तो कंपनी को एक वारंटी देना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी वारंटी देता है कस्टमर उसके पास जाएगा। मेरा प्रोडक्ट अगर खराब होगा कंपनी देखेगा ना, लेकिन दूसरा कोई कंपनी अगर वही वारंटी बिना वारंटी का सेम क्वालिटी का सेम स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट अगर देगा, कस्टमर उसके पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कि भाई अगर इसका प्रोडक्ट मान लो मैंने खरीद लिया और अगर मेरा खराब हो गया तो फिर मेरा कंपनी तो मेरा प्रोडक्ट को ठीक नहीं करेगा, सर्विस नहीं करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। तो इससे बेहतर मैं उसी कंपनी के पास जाऊंगा जिस कंपनी के पास वारंटी है। तो कंपनी को वारंटी देना चाहिए। वारंटी क्लेम इज यूज्ड एज टू फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को अट्रैक्ट करवाने के लिए वारंटी देना जरूरी है। लेकिन कंपनी अपने सेंस में ये भी सोचना चाहिए कि वारंटी मैं दे रहा हूं, लेकिन कस्टमर को वारंटी क्लेम लेके मेरे पास नहीं आना चाहिए। मैं वारंटी दे रहा हूं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन वो वारंटी क्लेम लेके कस्टमर मेरे पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि कस्टमर अगर आ जाएगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। Am I clear everyone? Am I clear everyone? यस सर। Yes, sir. Okay. अच्छा शुभजीत थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भेज देना। 35 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर। शुभजीत थोड़ा स्क्रीनशॉट भेज देना। Okay, sir. Okay. So next, so first of all, we have to give the main important point. We have to give the we have to satisfy the customer. Second point is national and international legislation. मैं इस पॉइंट में बाद में आऊंगा। Okay. Third is interest of shareholders. शेयरहोल्डर्स देखो, कंपनी का बॉस, कंपनी का प्रॉफिट होता है। कंपनी का प्रॉफिट को अगर मैं शेयर करता हूं, ठीक है, एकदम सिंपल सेंस में, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपया, 10 रुपया को मैंने एक 1 रुपीज करके मेरा कंपनी का प्रॉफिट को 10 को शेयर में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हर एक शेयर का वैल्यू है 1 रुपीज। अब मैं देख रहा हूं कि मिस्टर एक्स मेरा शेयर 5 को खरीद लिया। इसका मतलब मेरा प्रॉफिट का 5 रुपया प्रॉफिट वो खरीद के बैठा हुआ है, वो पैसा लगाया है कि मेरा वो 5 रुपया को खरीदने के लिए वो पैसा लगाया है। ठीक है, मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं। मेरा 10 रुपया प्रॉफिट हुआ है, वो 10 रुपया प्रॉफिट को मैं 1 रुपीज करके 10 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया। 10 को मैंने शेयर बनाया और 10 को शेयर को मैंने मार्केट में रख दिया, और मार्केट में वो 10 को शेयर कौन खरीद रहा है? कोई कस्टमर मेरा 5 को शेयर खरीदा। अब अगर मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, हर एक, अगर मेरा प्रॉफिट 10 रुपया से ज्यादा नहीं होगा तो वो हर एक 1 रुपया का वैल्यू भी नहीं बढ़ेगा। Am I right or wrong? अगर मेरा 10, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, यस सर। अगर मेरा 10 रुपया से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा तो वो जो 10 को शेयर 1 रुपया करके दिया हुआ है मार्केट में, उसको भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो मान के चलते मेरा नेक्स्ट साल या नेक्स्ट 2 महीने में मेरा प्रॉफिट 15 रुपया हुआ, तो वो 15 रुपया को अगर 10 भाग में भाग करेंगे तो 1.5 रुपया। तो जो कस्टमर 1 रुपया में मेरा शेयर, एक शेयर खरीदा था, वो जब वो शेयर बेचेगा उसको कितना पैसा जाएगा? 1.5 रुपया उसको कमाएगा। तो वो शेयर होल्डर 2 महीना में 1 रुपया से 1 रुपया में खरीदा, 1.5 रुपया में बेचा, 50 पैसा प्रॉफिट हुआ। अब इसको लाख में लेके जाओ। 1 लाख में बेचा, 1.5 लाख, 1 लाख में खरीदा, 1.5 लाख में बेचा, प्रॉफिट हुआ 50,000। तो 2 महीना में एक कस्टमर का 50, 2 महीना में एक शेयर होल्डर का 50,000 अगर प्रॉफिट होगा तो वो शेयर होल्डर ऑब्वियसली मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। वो शेयर होल्डर मेरा शेयर को और भी ज्यादा खरीदेगा। आज 1 खरीदा है, कल 5 खरीदेगा, परसों 20 खरीदेगा, अगर मेरा कंपनी प्रॉफिट में रहेगा। और अगर मेरा कंपनी प्रॉफिट में रहेगा और अगर मेरा शेयर होल्डर्स अगर मेरा शेयर खरीदता रहेगा तो मेरा जो कंपनी का ब्रांड वैल्यू बहुत आगे जाएगा। आज के दिन शेयर मार्केट में जाके देखो, इन आईसीआईसीआई बैंक आगे चल रहा है, एचडीएफसी बैंक आगे चल रहा है, ठीक है, एसबीआई का देख लो, कोल इंडिया का देख लो, सीआईएल, ईसीआईएल का देख लो, ठीक है, वेरियस कंपनी, डेल का देख लो, सैमसंग का देख लो। ब्रांड अपना ब्रांड वैल्यू बनाया है। कैसे बनाया है? क्योंकि अपना जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके मार्केट में छोड़ा सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइस में, कस्टमर उसको खरीदा। कस्टमर क्यों शेयर खरीदता है? क्योंकि जानता है कि ये कंपनी अगर 5 महीना बाद अगर प्रॉफिट करेगा तो मेरा ये शेयर का दाम बढ़ेगा, और जब भी मेरा शेयर का दाम बढ़ेगा मैं बेच दूंगा। मैं कितने में बेचूंगा? मैं 1.5 रुपया में बेचूंगा।
मेरा 50 पैसा प्रॉफिट हो गया। कस्टमर का जब प्रॉफिट होगा, शेयर होल्डर का जब प्रॉफिट होगा, शेयर होल्डर फिर नेक्स्ट बार वही कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेगा, वही कंपनी का शेयर खरीदेगा और मेरा कंपनी का ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। इसमें मेरा क्या होगा, वो जो मेरी कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, 1 रुपया करके खरीद रहा है मेरा शेयर को, वो 1 रुपया तो कंपनी के पास आ रहा है, वो 1 रुपया कंपनी के पास आ रहा है। इसका मतलब ये शेयर होल्डर से मेरा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये शेयर होल्डर से मेरा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अभी तुम उसको लाख करोड़ में सोचो कि 20 करोड़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 150 रुपया 150 रुपया कर। कोई कस्टमर 20 लाख खरीद लिया या 20,000 खरीद लिया, तो 20,000 इंटू 150 जितना होता है उतना पैसा तो मेरे पास आ गया। मैं उसको इन्वेस्टमेंट करके मैंने कुछ किया, मैंने प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया, मेरा प्रोडक्ट कस्टमर के पास गया, मार्केट में गया, कस्टमर खरीदा, मेरा प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट मैंने फिर से उससे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और जो बंदा मेरा 20,000 प्रोडक्ट 150 रुपया में खरीदा था, वही प्रोडक्ट वही शेयर को कितने में बेचा, 170 में बेचा। 20,000 इंटू 20, 170 माइनस 150, 20 रुपया, और 20 रुपया इंटू 20 कितना हुआ, 4 लाख। कस्टमर 5 महीने में 4 लाख कमा के निकल गया, तो कस्टमर मेरा प्रोडक्ट जरूर खरीदेगा और कस्टमर को मेरा शेयर में ऑब्वियसली मेरा शेयर को, इसलिए मेरा इन्वेस्टमेंट को आ गया बिजनेस में। तो दिस आर द मोस्ट चैलेंजेस फॉर द बिजनेस। अगर मेरा शेयर होल्डर अगर मेरा शेयर नहीं खरीद रहा है, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रहा है, तो मेरा बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, ठप्पा लग जाएगा। तो इसीलिए व्हाट आर द इंटरेस्ट फॉर द ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर का क्या इंटरेस्ट है मेरे बिजनेस में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके बाद आते हैं, ये वाला भी हम एकदम कॉमन समझाएंगे, ये और ये वाला पॉइंट मैं कॉमनली समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, क्लास अगर खत्म हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन कर लेना। शुभजीत तुमने सेंड कर दिया मुझको स्क्रीनशॉट? शुभजीत? हाँ सर। ओके, हाँ सर। ठीक है। सो नेक्स्ट इज टेक्निकल इनोवेशन। टेक्निकल इनोवेशन क्या है, ये टेक्निकल इनोवेशन व्हाट इज, अभी मैं इतना सारा पॉइंट मैंने बताया हूं, अभी तुम लोग मुझे बताओ कि टेक्निकल इनोवेशन का क्या जरूरत है एक बिजनेस में, बताओ एनीवन, बताओ। विजय, शिवम बताओ तो। शिवम चुपचाप रह रहा है, पहले क्लास में आंसर करता था, अभी आंसर नहीं कर रहे शिवम। बोलो शिवम। बोलो शिवम। यस सर। हाँ बताओ, इतना लेट से आंसर कर, क्या करना, इंस्टेंट आंसर करो। बोलो शिवम, व्हाट इज द नीड ऑफ द टेक्निकल इनोवेशन टू ग्रो अप द बिजनेस, बताओ। यस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या समझ नहीं पा रहे हो, आंसर थोड़ा सा भी नहीं कर रहे हो। ओके, विजय बताओ, विजय बताओ, व्हाई टेक्निकल इनोवेशन इज रिक्वायर्ड। सर क्वालिटी अच्छा करने के लिए और दूसरा कंपनी से अलग दिखाने के लिए और बढ़िया करने के लिए हम लोग इनोवेशन करते हैं, टेक्निकल। ओके, आकाश, आकाश क्लास में, आकाश, आकाश क्लास में हो? नहीं है। सौरभ कुमार गुप्ता, सौरभ कुमार गुप्ता बताओ। Yes, sir. What are the requirement of technical innovation in the business? Technical education. Technical innovation. Technical innovation. Innovation. What are the requirement of the technical innovation in the business? So the requirement of technical innovation is depend upon the market first of all, because day by day the requirement, day by day the needs and the requirements of customer is increasing, and their choice are also different from the past years. So we should innovate some new concept of that, the same product, that the customer should get that product in the same price, very less price as compared to other market price also of the other products, and it should be more beneficial and more useful for them for the variety of purpose. Thank you. Thank you. Thank you for the nice answer. Thank you. Okay, Saurabh, thank you. Mute yourself. So, Saurabh is fully right. Technical innovation is depends on the market. Market में किस तरीके से, And सौरभ म्यूट कर लो, सौरभ म्यूट कर लो। yes, sir, yes, sir. मार्केट में किस तरीके से
आगे का जो दूसरा कंपटीटर कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो हमको देखना है। क्या नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, क्या नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करके हम लोग सीएनसी मशीन को और भी फास्ट कर सकते हैं, ये सारा चीज हम लोग को देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद कस्टमर का डिमांड कौन सा लेवल पे जा रहा है, उसके लिए डिमांड के हिसाब से हम लोग को टेक्निकल इनोवेशन करना जरूरी है। हम लोग किस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे कमिंग 5 इयर्स में कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटिव मार्केट, वो सोचने के लिए, उस आगे बढ़ने के लिए, हम लोग का बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए हम लोग को हमें क्लियरली ऑडियो टेक्निकल इनोवेशन मुझे चाहिए बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए। और अगर हम लोग देखेंगे कि अगर मैं टेक्निकल इनोवेशन में नहीं करूंगा, मेरा आर&डी टीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम अगर कंटिन्यूअसली अपग्रेड नहीं करेगा प्रोडक्ट के ऊपर, तो एक टाइम मेरा जो कॉम्पिटिटिव कंपनी है वो सेम प्रोडक्ट के ऊपर कुछ सर्टेन टेक्निकल इनोवेशन करेगा, कुछ नया चीज डेवलप करेगा और कस्टमर को अट्रैक्ट करवाएगा, और मेरा जो कस्टमर का डेटाबेस है वो कस्टमर को छीन के लेके चल जाएगा। एंड फॉर दैट केस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हम लोगों को टेक्निकल इनोवेशन करना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है। देखो, दो टाइप का मैनेजमेंट होता है, एक होता है टॉप मैनेजमेंट, एक होता है मेरा मिडिल मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट का जो काम होता है वो हमेशा सोचता है, दे आर कंसर्न्ड विद द प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड रिसोर्स जनरेशन, राइट। क्या क्या चीज के ऊपर वो लोग ध्यान देता है, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड रिसोर्स जनरेशन, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड रिसोर्स जनरेशन, इसके ऊपर टॉप मैनेजमेंट का ध्यान रहता है। और मिडिल मैनेजमेंट किसके ऊपर ध्यान देता है, मिडिल मैनेजमेंट ध्यान देता है कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन को कंट्रोल कैसे करना पड़ेगा, रिसोर्स को किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट क्या काम कर रहा है, टॉप मैनेजमेंट कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ध्यान दे रहा है, टॉप मैनेजमेंट ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहा है, टॉप मैनेजमेंट रिसोर्स के ऊपर ध्यान दे रहा है, रिसोर्स जनरेशन के ऊपर ध्यान दे रहा है, कंपटीशन के ऊपर ध्यान दे रहा है। मिडिल मैनेजमेंट क्या कर रहा है, वो जो रिसोर्स टॉप मैनेजमेंट जनरेट किया वो रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर, जो मेरा रिसोर्स को जिस ऑपरेशन से मैं प्रोडक्ट में प्रिपेयर कर सकता हूं वो ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा है। और क्या कर सकता है, वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान दे सकता है, लेबर लोग या वर्कर्स लोग सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दे कैन चेक दैट, राइट। मिडिल मैनेजमेंट का ये काम होता है। तो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट में ग्रोथ किस तरीके से, टॉप मैनेजमेंट ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहा है। आज मेरा यहाँ पे है, कल मेरा प्रॉफिट का कार्ड कहाँ पे रहेगा, परसों प्रॉफिट का कार्ड कहाँ पे रहेगा, उसके बाद कमिंग 2 साल में मेरा प्रॉफिट का कार्ड कहाँ पे होगा, व्हाट आर द ग्रोथ ऑफ माय बिजनेस, उसमें ध्यान दे। शुभजीत, इस सर आपका माइक ऑन नहीं है सर। सॉरी ओके। अगर मेरा ग्रोथ क्या है कि मेरा अगर इस फिनेंशियल ईयर में 21-22 का फिनेंशियल ईयर में अगर मेरा कंपनी 2 करोड़ में प्रॉफिट कर रहा है, या हम लोग का टारगेट है कि 2 करोड़ वी विल गेट अ प्रॉफिट, और 21-22-23 फिनेंशियल ईयर में अगर हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि उसको 3.5 तक लेके जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली नेक्स्ट साल हम लोग देखें कि वो प्रॉफिट 3.5 ना होके 3 करोड़ प्रॉफिट हुआ, लेकिन 1.5 करोड़ ज्यादा ना होके 1 करोड़ ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो वो सारे उस माने 50 लाख प्रॉफिट नहीं होने के पीछे क्या रीजन है, वो सारा चीज जज करता है टॉप मैनेजमेंट, राइट। मिडिल मैनेजमेंट क्वालिटी रिसोर्स जो आ रहा है, मेरे पास जो रिसोर्स आ रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइजेशन करना, जैसे स्क्रैप कम होना, रिवर्क नहीं होना, कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन कम होना,
वारंटी क्लेम नहीं होना, ये सारा चीज के ऊपर मिडिल मैनेजमेंट ध्यान दे रहा है, तो दैट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। और कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट जितना कम होगा, एक्सपेंडिचर जितना कम होगा, प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा, उतना मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। तो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट जितना कम होगा और प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा, उतना मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, राइट। लास्ट उसके बाद ये वाला पॉइंट एक साथ बोले थे, एनवायरमेंटल कंसर्न। एनवायरमेंटल कंसर्न मतलब कि मैं कौन सा एनवायरमेंट में मेरा प्रोडक्ट जा रहा है। एग्जांपल, कोई एक ऐसा जगह है, जैसे मैं मान के चलो मैं नेटवर्क प्रोवाइडर हूं, राइट। जैसे होता है ना बहुत सारा एरिया में, जैसे यू ब्रॉडबैंड, राइट, कॉस्मिक ब्रॉडबैंड, बहुत सारा जगह में इस तरीके का नेटवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर, बीएसएनएल नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जियो, वोडाफोन नेटवर्क प्रोवाइड करता है। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरा कहीं पे भी आप जाइए, लेकिन मेरा नेट हमेशा 4G रहेगा। 5 मिनट में आप नेटफ्लिक्स से मूवी देख, 5 मिनट में आप नेटफ्लिक्स से मूवी अच्छे से ये कर सकते हैं। हाँ, HD क्वालिटी, हाई डेफिनेशन क्वालिटी का आप मूवी मेरा नेट से यूज करके देख सकते हैं। मैं ऐसे एडवर्टाइजमेंट करता हूँ। लेकिन जब मैं शिमला या मनाली का एकदम रूरल एरिया में जाऊंगा, जहां पे मतलब जो रेगुलर सिटी लाइफ है, वहां से वो बहुत डिस्टेंस मेंटेन करता है, जहां पे नेटवर्क प्रोवाइड नहीं कर सकता है सही ढंग से, वो जगह में मेरा नेटवर्क सही ढंग से काम नहीं करेगा। तो दैट इज क्यों नहीं काम कर रहा है? बिकॉज दैट इज इन अ हाई ऑल्टीट्यूड, बहुत ऊंचा में वो गांव है, वहां का आदमी लोगों को सामने नेटवर्क को आप मिलता ही नहीं है। कभी किसी को बात करना पड़ता है तो मतलब लैडर लेके ऊपर उठ के फोन पे ऐसे करके बात करता है, तो उस जगह में मैं नहीं दे पाता। तो दिस इज एनवायरमेंटल कंडीशन। मेरा एनवायरमेंटल के ऊपर डिपेंड करके मेरा प्रोडक्ट को भी उस तरीके से बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल लो, कोई भी बाइक का आज के दिन में जो चक्का का जो थिकनेस होता है, वो चक्का का थिकनेस पतला होता है, एक एवरेज थिकनेस का होता है, जो नॉर्मल हम लोग के यहाँ पे जो बाइक चलता है, जो समतल भूमि है, लाइक वेस्ट बंगाल, झारखंड का एरिया जो भी है, राइट। लेकिन जब भी अगर हम लोग वही चीज को लेकर हम लोग अगर लद्दाख जाएंगे या लेह लद्दाख जाते हैं, कश्मीर के ऊपर पहाड़ पे जाते हैं, मेघालय में जाते हैं, पहाड़ियों के एरिया में वही सेम चक्का में अगर हम लोग पहाड़ का जो रास्ता होता है वो अगर ट्रेवल करने जाएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम। उस जगह में थोड़ा सा मुझे ग्रिप ज्यादा वाला, ताकि बहुत अच्छे से वो ग्रिप करे, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो, और जो मोटा थिकनेस वाला जो चक्का होता है वो चक्का हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो एनवायरमेंटल कंसर्न के ऊपर भी हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कोई भी बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए। अभी लास्ट जो पॉइंट है, मैं ये पॉइंट को 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया हूं, लेकिन मैं डिस्क्राइब करूंगा एक साथ। नेशनल और इंटरनेशनल लेजिस्लेशन, ये मैं पिछला क्लास में बताया था। नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन एंड नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी। मैंने क्या किया, मैंने देखा इंटरनेशनल में मेरा प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट क्या है, व्हाट आर द लीगल रूल्स, व्हाट आर द पेटेंट्स आर देयर। पेटेंट मींस मैंने कोई नया चीज डेवलप किया, मेरा कंपनी, मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वो कोई नया चीज को डेवलप किया, नया चीज को डेवलप करके उसके बारे में एक थीसिस लिखा, उसको लिख के पेटेंट ऑफिस में जमा कर दिया। ऑनलाइन में होता है आज के दिन में सब चीज, और वो चीज पूरा वर्ल्ड में कोई ऐसा चीज नहीं बनाया। मुझे पेटेंट मिल गया, मेरा कंपनी को पेटेंट मिल गया, मैंने उस पेटेंट प्रोडक्ट के ऊपर मैं अपना काम शुरू किया। उसी के साथ साथ मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल लेवल में कोई सेम प्रोडक्ट कोई है बना नहीं रहा है ना, भले वो पेटेंट किया नहीं, मैंने पेटेंट किया, मैंने उस चीज को सबके सामने रखा, मैंने बोला कि क्योंकि देखो अगर मैं नहीं रखूंगा तो लोग जान नहीं पाएगा, आदमी जान नहीं पाएगा, तो मैंने उसको रखा सबके सामने कि मेरा कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम एक नया प्रोडक्ट बनाया है, इसमें मैं पेटेंट लगाना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट मेरा ही है और कोई नहीं बना सकता, वर्ल्ड में हम लोग पहला है तो ये प्रोडक्ट बना। ठीक, तो पेटेंट बनाना हो गया, मेरा सब कुछ हो गया, मुझे पेटेंट भी मिल गया, मैंने उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। लेकिन उसके पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल में या नेशनल लेवल में कोई ऐसा कुछ नहीं है ना जो मेरा प्रोडक्ट को बना रहा है, भले वो पेटेंट यूज नहीं किया लेकिन बना रहा है। जो पेटेंट अगर यूज नहीं करेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो बना रहा है, वो ध्यान देना है। नेशनल और इंटरनेशनल लेजिस्लेशन।
नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन, मैं अपना जो प्रोडक्ट बनाऊंगा पेटेंट प्रोडक्ट को, उसको वेरियस नेशनल इंटरनेशनल कंपनी में, इंटरनेशनल कंपटीशन में मैं अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करूं। देखो प्रोडक्ट लॉन्च एक बहुत बड़ा होता है, कोई भी गाड़ी लॉन्च होता है, तुम लोग देखते हो गाड़ी का एक ब्रांड वैल्यू होता है, सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर होता है, कोई भी प्रोडक्ट को, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड एम्बेसडर होता है, कोई पेंट का भी आज के दिन में महेंद्र सिंह धोनी अभी ब्रांड एम्बेसडर हुआ है, राइट। तो बेसिकली प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा हूँ, नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन लेवल में मैं अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा हूँ, और मैं ये बता रहा हूँ कि दिस प्रोडक्ट इज मेड बाय अस, we got the patent of that product, right? तो ये मेरा नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन में मुझे वो प्रोडक्ट को शो करना पड़ता है, क्योंकि जब भी मेरा नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन में वो ये प्रोडक्ट मेरा एक्सेप्टेड हो जाता है, तो मैंने क्या करूंगा, मैं बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर में, बड़ा बड़ा जगह पे मैं अपना खबर को फैलाऊंगा। ये मेरा खबर फैलेगा, कस्टमर के पास पहुंचेगा, एडवर्टाइजमेंट बनेगा, कस्टमर के कान पे जाएगा, कस्टमर इज अट्रैक्टेड बाय आवर प्रोडक्ट, माय बिजनेस विल ग्रो अप। नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मैं देखूंगा कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया हूं, वो प्रोडक्ट बनवाने में मुझे 200 रुपीज खर्चा पड़ रहा है, मैं उस प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ 300 या 350 रुपीज में। मेरा ही सेम प्रोडक्ट दूसरा कोई कंपनी बना के उसको 200 रुपए में बना के 300 रुपए में बेच तो नहीं रहा है। अगर मेरा ये इकोनॉमिक्स अगर सही रहा कि मैं सबसे कम प्रॉफिट में बेच रहा हूं, अगर कस्टमर को ये पता चलता है कि ए कंपनी का जो प्रोडक्ट और बी कंपनी का प्रोडक्ट सेम है, ए कंपनी वही सेम प्रोडक्ट को 400 में बेच रहा है और बी कंपनी जो मेरा कंपनी है मैं 350 में बेच रहा हूं, पूरा कस्टमर डेटाबेस या पूरा कस्टमर जो उसका है वो मेरे पास आ जाए। तो ये इसमें इसको भी ध्यान रखना पड़ता है कि नेशनल लेवल में या इंटरनेशनल लेवल में मेरा वो प्रोडक्ट को कोई दूसरा कोई यूज बना तो नहीं रहा है, कोई दूसरा कोई यूज तो नहीं कर रहा है, भले पेटेंट ना मिले लेकिन यूज तो नहीं कर रहा है, कोई दूसरा कोई उसको कम पैसा में बेच तो नहीं रहा है। क्योंकि अगर ये पता चल जाएगा तो मेरा जो कस्टमर डेटाबेस है वो उसका वहां पे चल जाएगा। मेरा काम है सारे कस्टमर को मेरे पास लाना, कस्टमर को प्रोडक्ट देना, कस्टमर से पैसा कमाना और मेरे बिजनेस को ग्रो अप करना। So these are the total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are total 8 challenges are there to grow up the business. Or these 4 parameters are very much important, which is the cost of rejection, scrap, rework, and warranty claim. These 4 points very much. ये जितना कम होगा वो प्रॉफिट उतना होगा, और ये जितना अच्छा होगा ये बिजनेस उतना आगे ग्रो अप करेगा। ओके, am I clear everyone? Is there any question? No sir. बाकी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके ओके शुभजीत और एक बार मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। शुभजीत Okay, sir. स्क्रीनशॉट भेज देना, 33 स्टूडेंट प्रेजेंट है। सर हाँ सर सर एक पॉइंट था सर, पूछना था बताओ। ये सर, ये अभी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, इसका फ्यूचर कितना आगे तक है? और हर चीज देखा जाए तो I'm not getting you properly, right? There is some network issue. I'm not getting you properly. Please repeat the question. so nowadays we are using electrical batteries for generating vehicles and many more appliances. Electrical. how long- You are talking about the electrical appliances? No, about automobile sectors I want to ask about the Okay. Automobile concept sector. of using the battery. Okay. Yeah. So how this long can be of benefit for our society, or it's good? How can it good from the mechanical two-stroke, four-stroke engines? It is good, but is the life is good or more in future of this? Which point in this, which point you are just asking about the thing? Which point you are just asking about it? In the automobile? Which point, sort of? So environmental concept. Environmental concern. Okay. Actually, environmental concern is a vast thing. Okay. When you consider a environmental condition that there is in a Meghalaya, okay, Cherrapunji, Mawsynram, there are 2 places where every time rainy season is there every time. That 2 places I am comparing with that 2 places with Ranchi and Bokaro. Okay, in the summer season there is a temperature of 48-46 degrees centigrade.
In a winter season, there is a temperature of 8 degree to 15 degree centigrade. But in a Cherrapunji Mawsimram, there is always a temperature varies from the 8 degree to 22 degree centigrade or 20 degree centigrade, right? So there is a different environmental concern. Now I am considering the automobile company. Example, take it an example. This is a heavy commercial vehicle, which is 2530 haulage. Okay, 2530 haulage. You can understand what is the model number 2530 haulage. It's a 10-wheel vehicle. When we are delivered that 2530 tipper or haulage to Cherrapunji or Mawsimram area, or Cherrapunji and Mawsimram area, that time we have to give some special features to that product. We have to think about that metal, in which metal that chassis is prepared, that axle is prepared, that clutch box is prepared, that body is prepared. Because every time there is a rainy season, that vehicle, if that vehicle is working on that place, that all time that vehicle material or that vehicle is will work on the weight condition. But if we are delivering that vehicle 2530, that vehicle in the Ranchi or Bokaro area, that time there is a normal weather. So we have not given any special type of facility. So according to the environmental condition or depends on the environmental condition, the company will give some special facility to that product with no extra cost. Because if they will charge some extra cost that for that special facility, so that area, in that area or in that market, the customer is not attracted by our product. So we will give some special facility for that environmental condition, but we will not charge some special cost. Am I clear? Sort of. Sir, if we will not charge the amount which we are adding additional, then is there any loss of company? One second. Actually, it also depends on the criteria. Now I am giving some special facility. I am giving some special facility which cost to the management. Which cost to the management is around 50,000 or 40,000. So if that special facility charges is very high, that time company have to charge something, but that company will tell also to the customer that you are staying in this type of environmental condition. We are giving some best to best facility to you. We are charging some amount of money, extra money for this special facility. The customer who are the very knowledgeable customer, they will learn that thing, they will accept that thing. But if we every time, okay, if we for that special facility, the cost of the management is lump sum 5,000 or 6,000 or 4,000. That time company will not that charges the extra amount for that special facility. They know that if I am not providing that special facility to that customer, if I'm not providing that special facility to that customer of that different environmental condition, the customer zone of that environmental condition not accept my product anytime. So that ये अच्छा है ना कि भाई मेरे तरफ से मेरा प्रोडक्ट में अगर मैं 5,000 रुपया अगर मैं एक कस्टमर में छोड़ता हूं, उस एक कस्टमर की वजह से वहां का एनवायरमेंटल कंडीशन का 50 कस्टमर मेरे पास से गाड़ी ले, या अगर एक कस्टमर को 5,000 या 6,000 देने के चक्कर में अगर मेरा 50 कस्टमर दूसरा कंपनी में चल जाता है, तो वो मेरा लॉस ज्यादा लॉस है, या एक कस्टमर को 5,000 छोड़कर अगर 50 कस्टमर मेरे पास आता है, वो मेरा ज्यादा प्रॉफिट? कौन सा वाला ज्यादा प्रॉफिट है? Yeah, we have to make some mindset of that customer that this product or benefit will be help you a lot. Yes, that's why the consumer awareness program is required. That why we are giving the special facility, why we are adding some extra charges for the special facility. Am I okay, Saurabh? Yes, sir, clear. Now, do you have any questions, students? No, sir. Okay. So thank you for the attending class. ये क्लास का वीडियो मैं YouTube में अपलोड कर दूंगा, इसको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा लिंक, वीडियो को देखना, और कोई भी अगर डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछना. So thank you everyone for attending class. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.